बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, जस्टिस अजमत सईद शेख साहब जो कि तहकीकात कर रहे थे ब्रॉडशीट केस कमीशन की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वजीर आजम को भिजवा दी है और वो रिपोर्ट जो है वजीर आजम के पास पहुंच गई। आज उस रिपोर्ट पे बात करेंगे। बड़ी हैरत अंगेज चीजें आप उस रिपोर्ट में सामने आई हैं। पाकिस्तान की जानिब से जो $15 लाख की अदायगी की गई थी और वो गलत अदायगी की गई थी टैक्स पेयर्स मनी से, उसका रिकॉर्ड गायब है और उसका रिकॉर्ड नैब से गायब है। इसके साथ साथ ब्रॉडशीट केस में जो तहकीकात की गई हैं, इसके हवाले इस केस से मुतालिक जो रिकॉर्ड है वो ना सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफिस बल्कि वजारत खजाना के साथ साथ वजारत कानून से भी ये रिकॉर्ड गायब है। और ये रिकॉर्ड किसने गायब किया, किस तरह से ये रिकॉर्ड चोरी हुआ, ये तमाम बातों का इंकशाफ किया गया है इस ब्रॉडशीट कमीशन के इस रिपोर्ट में। आज इस पर डिस्कस करेंगे। जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने वाज़े लिखा है इस रिपोर्ट में कि कमीशन को गलत अदायगी, रियासत के साथ धोखा है। यानी ये टैक्स पेयर्स मनी से जो कमीशन ने अदायगी की थी वो पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखा है, रियासत के साथ धोखा है। और इसका मदावा कौन करेगा? वजीर आजम साहब इस पर क्या एक्शन लेंगे इस रिपोर्ट पर? क्योंकि इस रिपोर्ट से पहले काफ़ी क्या सराहियां हुई, मीडिया में ये जेर बहस रही, क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि जो इतना पैसा लगाया गया है और जो पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा गया है, उनका जो है उनकी तहकीकात किस तरह से होगी और किस तरह से वो पैसा वापस आएगा। इसके साथ इस कमीशन ने स्विस मुकदमात का मामला भी जो है वो खोलने का कहा है और नैब को जो है तजवीज़ दी है कि जो स्विस मुकदमात थे जरदारी साहब के हवाले से, उनका सर ब मोहर जो रिकॉर्ड है वो बंद है और वो नैब के स्टोर रूम में पड़ा हुआ है, उसको बाकायदा तौर पर खोला जाए, उस पर तहकीकात की जाए। जरदारी साहब के हवाले से ये जो मामला है इस पर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ ये तमाम डिस्कस करने के लिए बैरिस्टर अली जफर साहब मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं। सेनेटर गौस नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अवैस कादिर शाह साहब हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको सेनेट का इलेक्शन जीतने की, सेनेटर बनने की। आगाज करते हैं, ये कैसे मुमकिन हो गया बैरिस्टर साहब? हम मान सकते हैं कि चलें जी, नैब के पास रिकॉर्ड नहीं है, गायब हो गया, चोरी हो गया, साथ ही वो वजारत खजाना के पास भी ना हो रिकॉर्ड और फिर वजारत कानून के पास भी ना हो, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफिस पे भी ये मामला जाए तो उधर से भी कोई रिकॉर्ड ना मिले। तो ये कैसे मुमकिन हो गया कि इतनी सारी जगह से एक इतने अहम केस का रिकॉर्ड जिसमें पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा इन्वॉल्व है वो गायब हो गया? जी बिल्कुल, बहुत अजीब और गरीब बात है कि तीन अदारों से, नैब से भी, वजारत कानून से, बल्कि चार अदारों से, वजारत कानून से भी और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से भी, पूरी हर डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड गायब होना, उससे ये जाहिर होता है कि जिसने भी ये $15 लाख, जितने भी लोग मुलविस थे ये $15 लाख देने में, उनको पता था कि हम कोई गलत काम करने लगे हैं और वो फिर अपनी ट्रेस करने के लिए, ताकि इन्वेस्टिगेशन ना उनके खिलाफ हो सके, रिकॉर्ड सारा का सारा गायब कर दिया गया है। और रिपोर्ट में इस बात का ही जिक्र किया अजमत सईद साहब ने, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब ने। उन्होंने यही कहा है कि इसका मतलब ये होता है कि उसे जाहिर होता है कि ये गलती से नहीं $15 लाख दे दिए गए, ये $15 लाख जानबूझ के दिए गए हैं और इसमें मुलविस है लोग, कोई इसमें कोई जरूर जुर्म किया है उन्होंने, जानबूझ के ये पैसा दिया गया है और उसके बाद ये गायब कर दिया गया रिकॉर्ड ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। तो इस सूरत हाल में एक ही अब इसका हल है और वो ये है कि चूंकि अब रिपोर्ट ने ये पॉइंट आउट कर दिया है, तो हल ये है कि इसको अब इन्वेस्टिगेट किया जाए कि रिकॉर्ड किसने गायब किया। क्योंकि जब ये रिकॉर्ड गायब होने का पता चलेगा इन सारे अदारों से, तो फिर पता चल सकेगा कि ये इसमें मुलविस कौन है। और मेरा ख्याल है कि अब हुकूमत को एक जिम्मेदारी है, ये पब्लिक मनी है, ये एक जिम्मेदारी है कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली कराई जाए। अली जफर साहब, साइमल्टेनियसली चार इदारों से रिकॉर्ड गायब होना ये किसी एक फर्द का काम नहीं है। इसमें क्या आप समझते हैं उस टाइम की हुकूमती मशीनरी मुलविस हो सकती है? उस टाइम के जो वजीर आजम है, जो सदर है, उनके अहकामात पे ऐसा कुछ हो सकता है? बिकॉज एक इदारे से अगर एक चेयरमैन ने गलती की हो तो हम मान सकते हैं कि रिकॉर्ड गायब हो गया, चोरी हो गया। अगर चार इदारों से एक ही रिकॉर्ड गायब होता है और एक ही केस से मुतल्लिक होता है
तो ये जरूर कोई ना कोई साजिश है। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर एक डिपार्टमेंट से गायब होता तो शायद आप कहते कि एक शख्स मुलविस है, लेकिन ये लगता ये है कि क्योंकि इतने सारे इदारों से रिकॉर्ड गायब हुआ है और ये रिपोर्ट में पॉइंट आउट किया गया है, इसकी निशानदेही की गई है, तो इसका मतलब ये जरूर है कि ये एक नहीं, ये पूरा एक गैंग है जो इन्वॉल्व है सारी कार्रवाई में, और ये हो सकता है ये आला सतह तक भी बात जा सके। ये इसमें जो नीचे होंगे लोग वो भी, और जो पावरफुल लोग होंगे, ताकतवर लोग होंगे पीछे, वो भी मुलविस हो सकते हैं। तो ये यकीनी तौर पे ये एक कंप्लीट माफिया का काम है, ये एक शख्स का काम नहीं हो सकता। ठीक, अवैस कादिर साहब, आपकी जानिब आऊंगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान हमने देखा कि एक तो ये ब्रॉडशीट केस के हवाले से पेशरफ्त उस तरह से नहीं हो सकी, और फिर रिकॉर्ड गायब होने की भी जो अब रिपोर्ट आई है, किस तरह से देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कंबर साहब। देखें, मेरे भाई ने सेनेटर साहब ने एक बात की कि 4 इदारों से 4 जगहों से रिकॉर्ड गुम हो गया है और माफिया का कसूर है, ये कॉन्स्पिरेसी है। देखें, 3 साल से ये चारों इदारे अगर आप देखें ये हुकूमत में हैं और चारों इदारे वफाकी हुकूमत से डायरेक्ट उनके अंडर आते हैं। अच्छा, अगर ये चाहें तो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से आवाम के सामने लाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का आपने कहा कि हुकूमत में ये केस नहीं चल सका या इसको सही तरह परसू नहीं किया गया। देखें, वो इल्ज़ामात हमारे ऊपर तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है। हमारी गर्दन पतली है, जो चीज़ समझ में नहीं आती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर डाल दी जाती है। मैं तो अपने भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 साल आपको गुजर गए हैं, $15 लाख की बात कर रहे हैं, और बहुत बहुत बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए इन 3 सालों में। कोई एक इन्वेस्टिगेशन आपने प्रॉपर करके पूरे हमारी कौम के सामने रखी है कि इसका कसूरवार कौन है, कौन रोक रहा है आपको? अगर ये कॉन्स्पिरेसी है तो इस कॉन्स्पिरेसी को ब्रेक करने के लिए आपको किसने मना किया है? आपके पास हज़ारों इन्वेस्टिगेशन इदारे पड़े हैं, बहुत एजेंसीज़ हैं जो वज़ीर आज़म साहब को डायरेक्ट जवाब दें, वो बता सकती हैं कि फ़ॉरेन ऑफिस से रिकॉर्ड कहाँ गया, दूसरे अपना एम्बेसीज से रिकॉर्ड कहाँ गया, दूसरी जगहों से रिकॉर्ड किसने गुम किया। देखिए, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आप मालूम कर सकते हैं। अब अगर इन चीज़ों को लेके और फिर वो पुराने अकाउंट्स और पुराने केसेस को आप वापस ले आएंगे, गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, तो देखें अब ये कौम समझ चुकी है, सारी बातें सब अवेयर हैं चीजों से कि क्या चल रहा है। वैसा बड़ा क्लियर लिखा हुआ है रिपोर्ट में कि वो जो रिकॉर्ड है स्विस केसेस के हवाले से नैब को सिफारिश की गई है वो खोलें। वो अभी तक बंद कमरों में पड़ा हुआ है, स्टोर रूम का हिस्सा बना हुआ है जरदारी साहब के खिलाफ जो केसेस हैं। देखें कंवर साहब, आप नैब के पड़े हुए जितने भी रिकॉर्ड्स हैं आप दोबारा खोल लें और फिर बंद कर दें, फिर तीसरी बार खोल लें। आप सुप्रीम कोर्ट के पुराने डिसीजंस को भी अगर वायलेट करना चाहते हैं तो उनको भी कर दें। हम इसी मुल्क में बैठे हुए हैं, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, ना किसी को बाहर जाने के लिए दरख्वास्त देंगे। हम अपने केसेस को फेस करते आए और हम केसेस को फेस करते रहेंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये देखिए, ऐसे स्कैंडल्स को सामने जब आते हैं तो मेरे भाई बहुत मासूम बन जाते हैं कि देखें हमें कुछ पता नहीं, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, फिर एक स्विस स्कैंडल की तरफ चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ये तो या तो अमल दरामद की बात होती है या तो वो भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों की मद में क्या डिसीजंस आए थे, किस तरह उनको ओवररूल किया गया था। अब ये कहना कि नैब के कमरों में बंद हैं, देखिए नैब के कमरों में ये स्विस केसेस पे डिटेल से डिस्कस करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक पे जाना करनी है जी। अवैस साहब, मैंने छोटी सी ब्रेक पे जाना है, मैं गौस नियाज़ी साहब से इनपुट लेके मैं ब्रेक पे जाता हूं और ये स्विस केसेस अब वापस आके डिस्कस करेंगे। अली जफर साहब से भी इसका रिप्लाई लूंगा। गौस नियाज़ी साहब, ये क्या हुआ कि 4 जो इदारे हैं, चारों के पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, क्या समझते हैं कौन मुलविस है इसमें? देखिए जी, ये शुरू से ब्राड की मुतनाज़ा है और जो नैब जो है हमारा इदारा, इसका मकसद कोई रिकवरी करना नहीं है। उसका मकसद यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो कि अपोजिशन में है उसको दीवार से लगाया जाए और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाए। आप देखिए कि अब ब्रॉडशीट मुताबिक हर दफा जो है हर महीने कोई ना कोई नई एक चीज सामने आती है। पहले डेली मेल के डेविड रोज उसने क्लेम किया कि जी
शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, फिर उसके बाद उसने कहा कोर्ट में हमारे हक में शहबाज शरीफ साहब के हक में फैसला दे दिया। फिर मौसी का एक किरदार सामने आ गया। मौसी ने कहा कि जी ये हमें तो इतनी नैब ने पैसे देने हैं, और पैसे उसने लिए भी थी, अब फिर उसने दोबारा क्लेम कर लिया है। तो ये एक मसला है, तीसरा वारस बना दिया है। नैब वाले में खुद इन्वॉल्व हैं, उनको हमारे मुतल्लिक कोई चीज मिल नहीं रही, तो इसलिए इसको ऐसे टर्म दे रहे हैं कि क्योंकि अपनी फेस सेविंग कर रहा है नैब का अदारा, कि कभी ब्राड सिंह के बारे से, कभी किसी के बारे से। हकीकत यह है कि आज तक नैब जो है वो जो ब्राड सिंह हमारे से कोई चीज बरामद कर सका है या निशानदेही सर कर सका है। गौस नियाज़ी साहब, आपके हक में फैसला नहीं आया था? वो जो आपने कहा शहबाज शरीफ का, वो आप नैब वो जो ब्रॉडशीट है उसने अटैच करने की दरखास्त की थी एवनफील्ड अपार्टमेंट, जो कि अटैच नहीं किए थे अदालत ने। एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और उसके बाद पूछेंगे अली जफर साहब से कि ये स्विस केसेस के हवाले से और इसके साथ साथ जो ये रिपोर्ट आई है, वजीर आजम इस पर क्या एक्शन लेंगे, क्या तहकीकात बाकायदा तौर पर इनका आगाज किया जाएगा, क्या 4 इदारों से पूछा जाएगा। आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रॉडशीट के मामले पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। वजीर आजम को रिपोर्ट भेज दी गई है, वजीर आजम इस पर क्या कार्रवाई करेंगे, बैरिस्टर अली जफर साहब से जानते हैं। बैरिस्टर साहब मुझे ये बताएं, एक तो वजीर आजम इस पर क्या कार्रवाई करेंगे, और दूसरा स्विस केसेस के हवाले से आप क्या समझते हैं कि मुकदमात अब खुलने चाहिए या ये पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है? जी देखिए, जहाँ तक स्विस अकाउंट केसेस का मामला है, इसकी बड़ी तवील, बड़ी लंबी दास्तान है, बड़ी तारीख है। इसके केसेस चले, आपको याद होगा, हमारे अदालतों में भी और फिर स्विट्जरलैंड के अदालतों में भी। और फिर एक वक्त ये भी आया कि वो स्विट्जरलैंड की जो अदालतें थी, वो क्योंकि उन्होंने कार्रवाई करनी होती है पाकिस्तान की डायरेक्शंस पे, लेकिन वो डायरेक्शंस नहीं दिए गए। हालांकि खत नहीं लिखा गया, यूसुफ रजा गिलानी की कुर्बानी हो गई वो एग्जैक्टली जी, और वो फारिग भी हो गए। तो ये यकीनी तौर पे ये दोनों जब ये मामला खत्म हो गए तो रिकॉर्ड सारा तो मौजूद होगा नैब के पास, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब ये रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि रिकॉर्ड नैब के पास अंडर लॉक एंड की है, और नैब को ये तजवीज दी गई है कि वो खोला जाए, रिकॉर्ड को देखा जाए। तो अब रिकॉर्ड खुलेगा, और जब रिकॉर्ड खुलेगा तो उसमें से फिर देखना ये है कि क्या कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी नई बात है जो कि अब ये कार्रवाई चलाई जा सकती है। रिकॉर्ड देखते बगैर तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि रिकॉर्ड जरूर अब खुलेगा, और खोलने के बाद ये देखा जाएगा कि अब क्या उसमें है जो आगे चलाया जा सकता है। जहां तक ये ब्रॉडशीट का ताल्लुक है, उसमें तो बड़ा क्लियर कट चीजें सामने आई हैं, और उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। एक सबसे अहम कार्रवाई तो ये होगी, जिस तरह अभी जिक्र भी किया पहले सेगमेंट में आपके, कि जो $15 लाख जो हैं उसका रिकॉर्ड किसने गायब किया। $15 लाख जो डॉलर हैं उसमें कौन कौन मुलव्विस था, क्योंकि लगता ये है कि शायद ये जानबूझ के दिया गया है गलत पार्टी को। इसी तरह ब्रॉडशीट के जो दूसरे मामला हैं जिसकी तरफ इशारे किए हैं इस रिपोर्ट में, उन सारों के ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन, और मे बी इसके साथ साथ अली साहब इन्वेस्टिगेशन हम देखते हैं इस मुल्क में रिवायत है कि जो भी मामला इन्वेस्टिगेट करना हो कमीशन बना दो, उस कमीशन की रिपोर्ट आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर केसेस में ये होता है कि उस पर इंप्लीमेंट नहीं होता। आपकी हुकूमत आई है, आप लोगों ने, इमरान खान साहब का मोटो है, नारा है कि एहतसाब होना है, तो अब ये जो मामला आया है इसके हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे सर? जी देखिए, बिल्कुल दो स्टेजेस होती हैं, बल्कि 3 स्टेजेस होती हैं सारी कार्रवाई की। पहली स्टेज तो हमने देख ली, जिसमें यह है कि जब आपको कोई चीज पता चले तो एक इंक्वायरी रिपोर्ट
उसकी इंक्वायरी कराई जाती है, जो करा ली है, अब इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है। इसके बाद 2 और मरहले हैं। एक तो इस इंक्वायरी रिपोर्ट के बेसिस पे इसको देखते हुए इन्वेस्टिगेशन होगी, और इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होगी और जब ये शहादत सारी इकट्ठी होगी जो रिलेवेंट है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज होती है, तीसरी स्टेज प्रोसिक्यूशन की, यानी कि फिर मुकदमा चलाया जाता है अगर वो एविडेंस आपके पास कानून के मुताबिक आ जाए। तो ये दोनों स्टेजेस जरूर आएंगी, और इसलिए आप देखेंगे इंक्वायरी रिपोर्ट इतनी वक्त पे आ गई। इमीडिएट एक्शन लिया हुकूमत ने, इंक्वायरी कमीशन बैठाई, उसके बाद इमीडिएटली उसकी उस जो टाइम फ्रेम था उसमें रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट पब्लिक भी हो गई, और अब रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद इसकी एक, जिस तरह भी जिक्र किया, ट्रांसपेरेंट और बड़ी ओपन इन्वेस्टिगेशन होगी, और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी शहादत आएगी, अगर वो कानून के मुताबिक दुरुस्त होगी और उसके खिलाफ केस चलाया जा सकते हैं लोगों के खिलाफ, तो फिर केसेस भी चलेंगे। ठीक। आगे इंशाल्लाह देखेंगे कि इमरान खान साहब बिल्कुल क्लियर है इस मामले में। ठीक हो गया सर। बिल्कुल अवैध साहब बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है कि नहीं है। ठीक, बिल्कुल अली जफर साहब कह रहे हैं खान साहब बिल्कुल क्लियर है इस मामले पर। और खान साहब ने, आपने पता पिछले दिनों आपने तकरीर सुनी होगी, खान साहब ने कहा कि जो मर्जी हो जाए, मैं मेरी कुर्सी रहे ना रहे, मैं इनको नहीं छोड़ने वाला। तो ये तो एक बाकायदा तौर पर चीज आ गई है उनके पास, और साथ स्विस केसेस खोलने का भी कह दिया। तो उन्होंने, अली जफर साहब ने ये भी कहा कि स्विस केसेस जब हम खोलेंगे, कोई ऐसा रिकॉर्ड हुआ तो जरूर कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये इस चीज़ से खान साहब को अब 3 साल गुजर चुके हैं। ज़रा बाहर आ जाएं कि मैंने एनआरओ नहीं देना, मुझे किसी को पकड़ना है, मुझे चोर पकड़ने हैं, मुझे करप्शन ख़त्म करनी है। 3 साल से ये सुनते हुए आ रहे हैं। ये बता दें कि 3 साल से कौन सा वो नारा है, वो वादे हैं जो कंटेनर पे खड़े होकर उन्होंने किए थे और इस वक्त तक उन्होंने पूरे किए हैं। मेरे भाई ने, बैरिस्टर हैं, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनसे एक सवाल करता हूं, वो अगर जवाब दे दें। देखिए, उनको ये अच्छी तरह पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आ चुका है, उसका टाइम पीरियड वार्ड हो चुका है। वो केस दोबारा आप किस तरह खोलेंगे? क्या अगर इस तरह सुप्रीम कोर्ट के केसेस खुलना शुरू हो गए, तो अगर दूसरे केसेस खुल गए, तो क्या वो इशारे वज़ीर आज़म साहब की तरफ नहीं जाएंगे? और आप कमीशन की बात करते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली कहता हूं कि जो जज साहब हैं उनकी बहुत इज्जत है, जिन्होंने ये कमीशन की सारी कार्रवाई की है। क्या उन पे पहले सवालिया निशान नहीं थे? क्या उनके ऐसे मुतनाज़ा फैसले नहीं थे जिन पे होती थी? अब अगर कमीशन की रिपोर्ट आई है तो आपने इसको बंद क्यों कर दिया है? मैं तो दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि वज़ीर आज़म साहब को बहुत सी एजेंसीज रिपोर्ट करती हैं, वो बहुत सी एजेंसीज के, मतलब उनके चीफ जो हैं वो उनको, उनके मातहत हैं, वो ये चेक करवाएं कि आखिर वो चारों इदारे जहां से पेपर्स गुम हुए हैं, वो आखिर क्यों गुम हुए, किसने गुम किए, कहाँ गए, किसके कहने पे हुए? कहीं वो इशारे आपके वफाकी ऐवानों की तरफ तो नहीं आ रहे? चले मैं बात को खोल के देता हूं आपको, और आप अगर अपने वो एहतसाबुल अकबर साहब से पूछ लें तो वो आपको बताएंगे कि इस वक्त वो कितने लोग हैं जो उस कमीशन में या उस रिपोर्ट से जहां से कागजात गुम हुए, उनके नाम भी उस रिपोर्ट में आने थे, उनके नाम शायद इशारात गलत भी चले गए, वो उन्होंने कंसल्टेंसी फर्म ने कुछ दूसरे नाम भी दे दिए जिनको छुपाने के लिए कागजात गुम किए गए। अब आप आ गए स्विस केसेस पे। जी 100 बिस्मिल्लाह, 10 दफ़ा आप वो केसेस खोल लें, कोई इशू नहीं, हम यहीं पे बैठे हैं, हम यहीं पे फेस करेंगे। और अगर आप कहते हैं कि आपकी कुर्सी रहे या ना रहे, देखें वो तो वक्त बताएगा कि किसकी कुर्सी रहती है, किसकी नहीं रहती है। खुदारा आइन और कानून की बालादस्ती इस मुल्क में होनी चाहिए। हम सब यही कहते हैं कि इदारों को डीपॉलिटिसाइज करें। 3 सालों में जितने इदारे आप लोगों ने पॉलिटिसाइज किए हैं, कभी इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। आप बात करते हैं कमीशन की, शुगर कमीशन का क्या हुआ, किसको सजा मिली, कौन, किसने पैसे आपने वापस लिए, कौन नैब के शिकंजे में है? फ्लोर कमीशन का क्या हुआ? वीट क्राइसिस का आपने कमीशन बताया था। मेडिकल स्कैंडल का क्या हुआ, उसका क्या बना? देखें, बहुत सी कमीशंस आपने बनाई, बहुत सी रिपोर्ट्स आपके पास आई, लेकिन वो सारे के सारे इशारे नहीं, पूरे सबूत आपके वफाक में बैठे हुए आपके लोगों की तरफ, आपने अपने लोगों की तरफ जाते हैं, आपके अपने लोगों की तरफ इशारे जाते हैं। और वो वैसे आपका पॉइंट आगे एक जो बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर टाइम बार्ड हो जाता है, क्या वो केस खुल सकता है? अली जफर साहब से क्विकली आंसर लेके फिर गौस नियाज़ी साहब की तरफ जाऊंगा। अली जफर साहब, इस पे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप सर? जी, मैंने कहा, पहले मैंने बता दिया था कि चूंकि वो स्विस अकाउंट से जो केस चल रहा था स्विट्जरलैंड में, चूंकि कागजात नहीं दिए गए थे यहाँ से, तो वो केस वहां तो खत्म हो गया है।
पाकिस्तान उसके बाद यहाँ पाकिस्तान में कार्रवाई कोई नहीं हुई। रिकॉर्ड देखा जाएगा और मेरा मौक़िफ़ ये है कि जब रिकॉर्ड खुलेगा और उसमें से कोई ऐसी चीज नजर आई जिसके तहत कार्रवाई हो सकती है तो जरूर की जाएगी, लेकिन ये जब तक रिकॉर्ड नहीं खुलेगा। अली सफी साहब, क्या ये केस नए सिरे से चल सकता है? डू यू थिंक अगर हुकूमत पाकिस्तान चले जाए? अगर कोई ऐसी चीज दिखी जी जो कि पहले जिसमें कार्रवाई नहीं हुई और कोई ऐसा इंकशाफ हुआ तो फिर उसको जरूर देखा जाएगा कि वो खुल सकता है कि नहीं। ठीक, लेकिन ये बात दुरुस्त है एक लाइन कि जहां तक सिर्फ एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा। कोर्ट का ताल्लुक है जी। वो मामला वहां जी, अब ऐसा लाइन जल्दी से ऐड कर दे, मैंने गौस नियाज़ी साहब की तरफ जाना है, जल्दी से ऐड कर जी। मैं कंबर साहब सिर्फ ये ऐड करूंगा, जिस तरह अली साहब ने कहा कि अगर कोई ऐसी चीज दिखी तो खुदारा नैब वो पन्ने ना गुम कर दे नहीं है फेडरल हुकूमत के इस वक्त जो आपके मातहत बैठे हुए हैं, वो पेपर ना गुम हो जाएं, वो हिस्सा गुम ही ना हो जाए परिंदों का कि जो सीधे आपके वफाकी वजीरों की तरफ या मुशीरों की तरफ जाता है। सर ये तो देखिए एक मामला अब सामने आ गया कि किस तरह से नैब का रिकॉर्ड गायब होता है, किस तरह से 4 इदारों से रिकॉर्ड गायब होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप दोबारा, अगर सर बात वही है, अगर इसको एग्जाम्पल बना दिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल दोबारा कोई रिकॉर्ड गायब करने की हिम्मत भी करेगा, लेकिन इसको एग्जाम्पल बनाना जरूरी है। जिस तरह इस मुल्क में 3 सालों से चल रहा है कि नैब को हुकूमती लोग नजर ही नहीं आते, वो कितने भी कुछ भी कर लें, कितने भी बड़े स्कैंडल में आ जाएं, वो ड्राई क्लीन हो जाते हैं। और वहां अपोजिशन की सर नैब के चेयरमैन इस बारे में मौक़िफ़ तो देते हैं कि जितने ताकतवर लोगों के खिलाफ मैंने एहतसाब के, इससे पहले कभी नहीं हुआ एहतसाब। मैं इस खैर स्टेटमेंट पे आता हूं। गौस नियाज़ी साहब मुझे ये बताएं, जस्टिस अजमत सईद शेख पे आपने भी एतराज किया और पीपल्स पार्टी भी एतराज करती रही। कोई हुकूमती बॉस एक सेकंड, कोई हुकूमत का एक भी नुमाइंदा बता दें जिसको बिहाइंड द बार है। अवैस भाई एक सेकंड, मैं गौस नियाज़ी साहब के बाद आपकी तरफ आता हूं। गौस नियाज़ी साहब मुझे ये बताएं कि आप लोग भी जस्टिस अजमत सईद शेख साहब पे एतराज करते रहे और पीपल्स पार्टी भी अभी भी अवैस साहब एतराज कर रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट तो उन्होंने बनाई और अब भिजवा भी दी गई है, तो इस रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे आप? देखिए जी, हमारा जो अजमत सईद साहब पे इतराज था वो एक जेन्युइन इतराज था कि वो अजमत सईद साहब जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले हुए थे, उनमें वो एक पार्टी थे या जज थे, तो उनको इसमें भी नहीं बैठना चाहिए। जाके हम चाहते हैं कि तो हम ना कभी इत्तेसाब के खिलाफ है, ना किसी कोई सजा के खिलाफ है। हम तो चाहते हैं कि अगर इत्तेसाब हो या कोई किस्म की चीज हो तो क्रॉस दी बोर्ड हो, जिससे ये इंप्रेशन आ जाए कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। तो जिस किस्म की जज साहब जिस बेंच का हिस्सा थे और जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई थी, बाद में ट्रायल कोर्ट ने उनको जो है फ्लैगशिप केस में मियां साहब को बरी कर दिया था। तो ऐसी चीजें जब तो सामने आती हैं तो हमारा फिर किसी जज पे या किस तरह इतराज करना हमारा बनता है। और शायद जो रिपोर्ट अब आई है कि जी 4 इदारे हैं और जो इन्वॉल्व हैं और रिकॉर्ड गायब है, तो इसी हुकूमत के दौर में हुआ है। तो सर एक तो ये मुझे ये बात नहीं समझ आती, आप जब जस्टिस अजमत सईद शेख थे आपको इतने एतराजात थे, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस भिजवा देते हैं, जब आप लोगों के टेन्योर गुजर जाते हैं तो आप उन जजेस पे एतराज करने शुरू हो जाते हैं। खैर मैं नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक पे जा रहा हूं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। 2 बड़े इंपॉर्टेंट मामला आते हैं। पीपल्स पार्टी ने चैलेंज कर दिया है चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर बात करेंगे, और ओपोजिशन लीडर किसका होगा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में रस्साकशी जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, और अगर कानूनी रिलीफ मिल जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो इसका मतलब है कि यूसुफ रज़ा गिलानी अपनी सीट पर कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि 60 वोट रिजेक्ट हुए थे और उन 7 को शुमार किया जाए तो यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सवाल ये है, क्या पीपल्स पार्टी के सैनेटर्स जिनके 7 वोट रिजेक्ट हुए, इन्हें ये मालूम नहीं था कि नाम पे मोहर नहीं लगानी है, या फिर ये इनको मालूम था जानबूझ के किया, या फिर मिस गाइड हुए हैं? ये तमाम मामला क्या है? बैरिस्टर साहब बेहतर जानते हैं कानूनी
बाहर भी हैं। वैसे साहब, क्या पीपल्स पार्टी के जब तमाम अरकान ने उन्होंने एक तरफ बोर्ड लगाई, इन 7 ने नाम पर मोहर लगाई, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस थी जो डाइस पे लिखी हुई थी वो आपने देखी कि उसमें था कि आप जो बॉक्स है वो उस बॉक्स में स्पेसिफाई नहीं किया गया कि आप मोहर लगा सकते हैं कहीं भी। तो क्या कोई कानूनी रिलीफ मिलने के चांसेस हैं? ये देखिए, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो बड़ा वाज़े तौर पे राइटिंग में उर्दू में लिखा हुआ था, बड़ा साफ शफाफ, कि आपने जो मोहर लगानी है वो आपने जो खाली जगह है नाम के आगे उसके ऊपर लगानी है। और उसकी वजह यह है कि किसी को आइडेंटिफाई ना हो सके कि किसी ने गलत मार्किंग कर दी है, जो अपनी आइडेंटिफिकेशन किसी वजह से ना हो सके, सीक्रेसी बैलेट की जो है वो कायम रहे। और फिर जब वो प्रिजाइडिंग अफसर थे, उन्होंने फिर वाज़े तौर पे ये बयान भी दिया और बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि आपने मोहर उस खाली जगह पे लगानी है जो नाम के आगे है। अब ये तो बड़ा क्लियर बात है कि जो वोट्स रिजेक्ट हुए वो उन्होंने बजाय खाली जगह पे लगाने के मोहरें नाम पे लगाई हुई थी, इसलिए वो रिजेक्ट हो गए। अब दूसरी बात यह है कि अगर प्रिजाइडिंग अफसर ने, जो कि एक चेयरमैन का वो एक तरह एक्टिंग चेयरमैन होते हैं सेनेट के, उन्होंने अगर फैसला कर दिया कि ये वोट्स रिजेक्टेड है, तो क्या कोई अदालत उसको एग्जामिन कर सकती है या नहीं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जैक्टली है, कानून भी वाज़े है, और वो ये कहता है कि जो इंटरनल मामले हैं इलेक्शन के सेनेट के, उसके ऊपर किसी किस्म की अदालत मुदाखलत नहीं कर सकता। बिल्कुल इस तरह जिस तरह के पार्लियामेंट या सेनेट अदालती मामलात में वो उसको नहीं देख सकती है, इंटरफेयर नहीं कर सकती, इसी तरह अदालतों के पास भी जुरिसडिक्शन नहीं है, ये ताकत नहीं है कि वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स और जो सेनेट की प्रोसीडिंग्स है उसको एग्जामिन करें। अवैध साहब, ये और यही वजह है कि मेरी नजर में ये केस शायद फाइल नहीं करना चाहिए था। आपको पता है हमारे आइन में जो एग्जीक्यूटिव है उसका अपना काम है, और बिल्कुल जुडिशरी का अलग काम है। अवैध जी जी साथ किसी किस्म की अवैध साहब, टेक्निकली ये अली जफर साहब कह रहे हैं, ये टेक्निकली गलत है। जब आपको पता है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स, पार्लियामेंट के हवाले से जो चीज सामने आती है वो अदालतों में चैलेंज नहीं हो सकती, तो आपने ये दायर क्यों की दरखास्त? देखिए कंबर साहब, अली साहब ने बताया कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। हमारा उसमें मौक़िफ़ ये है कि जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं बिल्कुल ठीक गई हैं, सब चीज़ हुई, अब वोटिंग प्रोसेस सही रहा। हम सिर्फ इस बात को चैलेंज कर रहे हैं कि जो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस वाज़े थे कि एक बॉक्स में आपको स्टैंप लगाना है। अगर आपने बैलेट पेपर देखा हो प्रोविंशियल असेंबलीज़ का और फेडरल जो सेनेट में जहाँ इलेक्शन होता है, तो वहाँ पे एक ही बॉक्स है, उसमें नाम लिखा हुआ है, उसको डिवाइड नहीं किया गया। उस पूरे बॉक्स में कहीं पे भी आप स्टैंप कर सकते हैं। आपको वोटर का इंटेंशन देखना कैसे है हो गया कि उसने 7 लोग हैं जिन्होंने सिर्फ नाम पे स्टैंप की, बाकी सारे सही स्टैंप कर रहे हैं? ये कैसे हो गया? ये उन 7 लोगों को या तो वो ब्रीफिंग में शामिल नहीं थे या उन्हें पता नहीं चला, ये मतलब समझ से बाहर है ये मामला। मेरी एक बात सुने कंबर साहब, देखिए मुझे इस पे क्लैरिफाई ये मैं आपको करूंगा कि एक वोटर है, वो आता है, वोट देता है। बल इसमें क्या हुआ कि जब एमएनए साहिबान वोट दे रहे थे यूसुफ रजा गिलानी साहब को, तो उधर भी तो सिग्नेचर्स कर रहे थे बहुत से लोग। वो कौन थे जिनको ये भी पता नहीं था कि सिग्नेचर नहीं होता है, वहां पे कुछ स्टैम्प लिखा जाता है। ठीक है, मैं समझ लूं ये एक लंबा मामला, ये एक लंबी डिबेट है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। छोटी सी बात पे आपसे मैं छोटी सी बात पे आपसे सिर्फ मैं इतना करूंगा कि 49 जिसके वोट्स हैं वो चेयरमैन सेनेट नहीं बन सका, और जिसमें 7 इनवैलिड वोट हैं, ये 7 ऐड नहीं करते, 7 इनवैलिड वोट हैं जो दुनिया में। जी देखें, पूरी दुनिया में ये एक मजाक बन चुका है, और आप इस चीज सर ये चले अदालत में मामला है, अदालत बेहतर फैसला करेगी। मुझे ये बताएं कि आप ओपोजिशन लीडर लाने पर मुस्लिम लीग नून का ओपोजिशन लीडर, क्या आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया था कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से आएगा? अवैध साहब, आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया था कि ओपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून का आएगा? पीडीएम में ये फैसला नहीं हुआ था? ये पीडीएम में जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं उसकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वहां पे स्टीयरिंग कमेटीज मौजूद हैं। अगर कोई इश्यूज हैं तो वहां पे बैठ के सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, क्या ओपोजिशन लीडर आप अपना लाएंगे सेनेट के इंतखाबात में? पीपल्स पार्टी आपके वादे से मुकर रही है, आप समझते हैं?
जी, मैं एक बात करूंगा कि अभी जब साहब एक पॉइंट उठाया कि जो सेनेट की कार्रवाई है वो अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, पार्लियामेंट की कार्रवाई, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन जिस दिन इलेक्शन होता है वो इलेक्शन हॉल होता है और सेनेट की कार्रवाई नहीं होती। वो इलेक्टोरल, हाँ, इलेक्शन का माहौल होता है, उसको चैलेंज, वो एक इलेक्शन को हम चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में। ठीक एक ये बात। ठीक। दूसरी बात आपने कही कि अपोजिशन लीडर के मतलब, अपोजिशन लीडर जो है वो जिसके पास मेजॉरिटी होगी वही अपोजिशन लीडर बनेगा। उसके तरीकेकार होता है कि आप पीपल्स पार्टी से इस मामले में मुज़ाकरात करेंगे या नहीं करेंगे, अपना लाएंगे अलग से? ये क्लियर बता दें हमें ताकि हम प्रोग्राम क्लोज करें। हम अपना लेंगे, पूरी कोशिश करेंगे और अपने हम नंबर शो करेंगे। ठीक। हमारे पास नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफ है। पीपल्स पार्टी कहती है हम अपना ओपोजिशन सेनेट में लाएंगे, 2 सीट्स ऑलरेडी नेशनल असेंबली में और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मुस्लिम लीग नून के पास है, हम अपना लेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून कहती है पीडीएम में जो वादा हुआ था उससे मुस्लिम लीग नून का ओपोजिशन लीडर लाने का हुआ था। देखते हैं कौन आता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पैनलिस्ट का। कंबर जदी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।